हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जो हमारा रेगुलर चल रहा था ना एनसीईआरटी का हिस्ट्री, तो उस क्लास 6 का चैप्टर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 5 में किंगडम्स यानी कि बड़े बड़े जो राज्य होते थे वो उसमें किस टाइप के राजा होते थे और उन राजाओं को जो अपना विस्तार करने का मौका मिला होगा अपने किंगडम्स का, तो उसको रिपब्लिक कहा है उस टाइम। तो कौन कौन से अर्ली रिपब्लिक्स थे, गणतंत्र थे। गणतंत्र का मतलब आप लोग जानते ही हैं, सरकार ऐसी, व्यवस्था ऐसी जिसमें जनता चूज करे। अब ये फॉर्म अलग अलग हो सकती है क्योंकि अर्ली स्टेज में चल रहे हो आप, तो थोड़ा सा हो सकता है अलग हो जो आज है उससे। तो हम वही बात कर रहे हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं, देखो किंगडम्स में ऋग्वेदा से। जो ऋग्वेद है, तो पहले ये चैप्टर शुरू होता है तो यही बताता है कि ऋग्वेद कहाँ लिखा गया। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ऋग्वेद जो है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ मेंशन भी कर दिया है, हालांकि मैंने पहले भी क्लास में बोला था। तो ऋग्वेद वाले जो पूरा काल रहा है, मतलब उस टाइम के लोगों का जो नॉर्थ वेस्ट में, पश्चिमोत्तर भारत में, उसको वैदिक काल नाम दिया गया है उस पीरियड को, पूरे पीरियड को। तो उसको वैदिक काल कहते हैं, जिसमें ऋग्वैदिक परंपराएं चलती रही होंगी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जो ऋग्वेद के अलावा और वेद हैं जैसे अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये जो 3 वेद और हैं, ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाते हैं, यानी कि लेटर वैदिक स्क्रिप्चर्स। इसके बाद तो इसी को आमतौर पे उत्तर वैदिक काल कह देते हैं। तो उत्तर वैदिक ग्रंथ जो 3 वेद हैं वो हैं, और ये कहाँ लिखे गए, यानी कि ऋग्वेद में और 3 ग्रंथों में क्या डिफरेंस है। ये गंगा यमुना का जो एरिया है, इस एरिया में ये लिखे गए हैं। ध्यान रखना इस बात का। कभी कभी पूछता है कि ऋग्वेद कहाँ लिखा गया, तो नॉर्थ वेस्ट में, और जो बाकी वेद हैं 3 वो गंगा यमुना के, जो गंगा और यमुना के बीच का एरिया कह सकते हो आप, उसमें ये लिखे गए होंगे उस टाइम, जो रिसर्च बताती हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, वैदिक काल में औरतों को दर्जा अच्छा मिला हुआ था, लेकिन वो मैंने बताया भी था आपको कि ऋग्वेद में कुछ रचनाएं ऐसी भी हैं जो औरतों ने भी लिखी हैं, सूक्त जिनको कहा गया है। लेकिन जो ये उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं या उत्तर वैदिक पीरियड जो है, इसमें कुछ चीजें बड़ी खतरनाक बन गई। कैसे बनी, देखो, पुरोहित जो लोग हैं, जिनको हम पूजा पाठ करने वाले लोग कह सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्ग में बांट दिया। वर्ण कहा उनको, वर्ण मतलब कलर से बना है, कि जो कलर के ऐसे इस कलर के हैं वो लोग अपर माने जाएंगे और लोअर, इस टाइप की कैटेगरी बना दी। तो पुरोहितों ने 4 कैटेगरी, 4 वर्ग, जाति व्यवस्था जिसको कहते हैं ना हम आजकल, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये 4 वर्णों की व्यवस्था कब शुरू हुई है, ध्यान रखना, उत्तर वैदिक ग्रंथ के पीरियड में या लेटर वैदिक पीरियड में। वैदिक पीरियड में नहीं है ये चीज। ये जो गलत परंपरा कह सकते हो आप उसको, कुछ लोगों को वो सही भी लगती है, कुछ लोगों को गलत भी लगती है। तो ये वैदिक परंपरा नहीं है, ये लेटर वैदिक परंपरा है, एक बात ये ध्यान रखना। अच्छा, इसमें सबसे खतरनाक क्या हुआ, इसमें औरतों को और शूद्रों को लगभग एक सा ट्रीट किया गया है, और इनको वेद वगैरह का अध्ययन बिल्कुल मना कर दिया गया, जो इनको पहले मना नहीं था लेकिन अब मना हो गया, ठीक है। एक ये चेंज हुआ वैदिक और उत्तर वैदिक में, ठीक है। अब एक बात आप और ध्यान दो, जो वर्ण व्यवस्था है ना, 4 वर्ण वाली सिस्टम, ये इस एरिया में तो है, गंगा यमुना या उससे धीरे धीरे फैला होगा, लेकिन ध्यान रखना भारत का एक एरिया ऐसा है जो इस चीज से अनटच्ड रहा है, यानी कि यहां ये, अब इसको आप जो भी कहना चाहो, वर्ण व्यवस्था अच्छी या बुरी, जो भी अपने अपने तरीके से कहना चाहें, हालांकि भेदभाव की बात है इसमें। तो नॉर्थ ईस्ट में ये असमानता 4 वर्णों वाली नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीजन ये है, यहां लिखा है इसने कि यहां पुरोहित नहीं थे, यानी कि जो धर्म की परिभाषा करने वाला और धर्म में ये क्लासिफिकेशन देने वाला जो वर्ग था वो नहीं था पश्चिमोत्तर भारत, उत्तर पूर्वी भारत में, जिसको आज हम मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये वाला जो एरिया कहते हैं। इसीलिए आप ध्यान देना, इधर इक्वेलिटी बहुत है लोगों में, अभी भी है।
इसी वजह से। तो जाति व्यवस्था यहां बहुत डोमिनेट नहीं करती है जैसा हमारे यहां करती है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, इसमें जो सिस्टम था ना, पहले क्या था कि जो वर्ण व्यवस्था थी, यानी कि जाति कह सकते हो आप उसको, तो जाति व्यवस्था वैदिक पीरियड में तो नॉर्मल कर्म के आधार पे थी। आप जैसा काम कर रहे हो आपकी वैसी जाति मान ली जाएगी। तो बहुत सारे लोग जो जंगल में रहते थे, ट्राइबल्स थे, वो भी अपर कास्ट में आ गए। लेकिन इस वाले लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, ये वर्गों का निर्धारण, यानी कि जो वर्ण व्यवस्था है, अब ये जन्म के आधार पे हो गई। यानी कि अब आप डाइवर्ट हो रहे हो, जो काम आपके कर्मों से डिसाइड होगा। लोग कहते हैं ना कि जिसके कर्म अच्छे होते हैं वो इंसान अच्छा होता है, लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट बदल गया। अब क्या हुआ कि आप ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हैं तो आप ब्राह्मण हैं, आपके कर्म चाहे कितने भी खराब हो। ठीक, आप क्षत्रिय घर में पैदा हुए हैं, आप कितने भी खराब इंसान हैं, आप क्षत्रिय हैं। शूद्र हैं, आप कितने भी अच्छे इंसान हैं, अगर शूद्र के घर में पैदा हुए तो आप शूद्र ही हैं, अनटचेबल हैं। तो ये चीज बड़ी गलत यहां डेवलप हुई है। वर्णों का निर्धारण अब जन्म के आधार पर होने लगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, इस उत्तर वैदिक पीरियड में महायज्ञ करने वाले जो राज्य थे, यानी कि जो लोग महायज्ञ करते होंगे, बहुत सारे लोग राजाओं को अपने यहां बुलाते होंगे कि भाई उस राजा ने अपने यहां महायज्ञ बुलाया है, चलो, मतलब ये एक तरीका होता था सबऑर्डिनेट बनाने का। तो ये महायज्ञ करने वाले जितने भी राज्य हैं, ये अब जन के राजा नहीं थे। यानी कि जो जनता पहले चूज करती थी, हमने पहले पढ़ा था, जनता अपने सरदारों को चूज कर लेती थी अपने ही बीच से, ये अब जन के राजा नहीं थे, जनता के राजा नहीं थे। अब एक जनपद क्रिएट हो गया, यानी कि एक काफी बड़ा एरिया, आज हम जनपद डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं, लेकिन ये उस जैसा नहीं है, उसका थोड़ा सा अलग एक यूनिट है, सरकार है। तो जनपद का डेवलपमेंट हुआ है इस वाले पीरियड में, जो एक नया कॉन्सेप्ट बना है। ठीक है, ध्यान रखना, मतलब ये बता रहा है कि कैसे आप कहां से आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हो, एक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन धीरे धीरे बन रहा है। तो जनपद का राजा अब क्या कहलाने लगा, मतलब सॉरी, जन का राजा ना होकर अब ये जनपद का राजा कहलाने लगा। जो भी राजा चुना जाता था या कबीले का सरदार चुना जाता था उस टाइप से। इस जनपद व्यवस्था में ध्यान रखना, जो महाजनपद आपने सुना है ना, 16 महाजनपद, ये 16 महाजनपद की प्रायर फॉर्म है। यानी कि ये जनपद डेवलप हो रहे हैं, तो ये जब बहुत बड़े हो गए होंगे तभी इनको महाजनपद कहा गया है। हम उस पर भी आ रहे हैं अभी। तो एक नई चीज बात आई है, गन्ने का प्रोडक्शन होने लगा भारत में। कब हुआ ये ध्यान रखना, जनपद की जो व्यवस्था बनी है उसमें। और ये कब का है, लेटर वैदिक पीरियड का। अच्छा, इस जनपद की बस्तियां, क्या हम झूठ बोल रहे हैं या एनसीईआरटी झूठ बोल रही है या कोई रिसर्च भी हुई है? तो ध्यान रखना, जनपद नाम का कोई कॉन्सेप्ट था, ये बात कई सारी बस्तियां मिली हैं, वहां इस बात के सबूत हैं। जैसे दिल्ली का पुराना किला है, उसका जो बस्ती कभी रही होगी, किला तो उसमें बाद में बना है, तो ये दिल्ली का पुराना किला की जो पूरा एरिया है वो कभी जनपद रहा होगा। मेरठ में हस्तिनापुर है, ये कभी जनपद रहा है। एटा का अतरंजी खेड़ा है, ये कभी जनपद रहा है। ये नाम ध्यान रखना, क्वेश्चंस आए हुए हैं इनसे। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं उस जनपद के आगे की स्टेज की, यानी कि महाजनपद आ गया। तो महाजनपद में क्या हुआ, इसी का बड़ा कॉन्सेप्ट, जब बहुत बड़े एरिया कवर होते चले गए तो ये महाजनपद कॉन्सेप्ट बना। 16 महाजनपद भारत की हिस्ट्री में जाने जाते हैं। ये 1000 बीसी से 500 बीसी के बीच की कहानी है, यानी कि 500 साल महाजनपद का काल रहा है, कह सकते हैं। अच्छा, महाजनपद काल की खास बातें देखो क्या क्या है। सबसे पहली बात, अब महाजनपद काल में राजा जो था वो रेगुलर भर्ती करने लगा फौज की, यानी कि आर्मी रखने लगा। जब रेगुलर आप आर्मी रखोगे तो रेगुलर सैलरी भी देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आदमी या इंसान जो भी फौजी बनना चाहेगा तो वो एक सिक्योरिटी चाहेगा ना जॉब की, तो रेगुलर सैलरी मिलने लगी। अब जाहिर सी बात है, जब रेगुलर सैलरी मिलेगी तो रेगुलर आपको टैक्स लगाना पड़ेगा, राजा घर से तो देगा नहीं। जब रेगुलर टैक्स लगेगा तो कुछ परसेंटेज भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, महाजनपद काल में जो रेगुलर टैक्सेस लगते थे आमतौर पे ओवरऑल वो 1/6 होते थे फसल का, या और भी कई तरीके के टैक्स होते थे। जैसे जो लोग फसल नहीं उगाते थे, जंगलों से सामान बटोर के लाते थे फल वगैरह, तो उसमें हिस्सा लिया जाता था। जो सिर्फ जानवर पालने का काम करते थे उनसे जानवर के तौर पे हिस्सा लिया जाता था। तो ध्यान रखना, टैक्सेस को क्या कहा जाता था, भाग। और कितना लगता था, 1/6। कब, महाजनपद काल में। इस महाजनपद काल में खास बात ये हुई है कि जो पहले लोहे का यूज
हल में नहीं होता था, हल खेत जोतने के लिए। अब उस हल में लोहे का फाल लगने लगा, आगे जो किनार धारदार हथियार टाइप होता है जो मिट्टी को चीरता है, वो लगने लगा। तो ये एक नया डेवलपमेंट हुआ है महाजनपद काल में। और उससे भी बड़ा, आपने देखा होगा धान, पहले धान का बीज बोया जाता है, जब वो पौधा बन जाता है उसको वहां से उखाड़ के फिर हम खेत में लगाते हैं। इसको हम रोपड़ कहते हैं, या रीजनल लैंग्वेज में अलग अलग नाम है। जैसे यूपी में ज़्यादातर चौहरा कहते हैं उसको, कि चौहरा लगा रहे हैं। तो ये जो धान का रोपड़ करना शुरू हुआ है, एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह लगाना, ये किस काल में हुआ है? महाजनपद काल में। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अच्छा, महाजनपद काल में दास और कुंभकार, कुंभकार या दास लगभग एक ही सी बात कह सकते हो आप। ये लोग खेतों में काम करते थे, यानी कि खेतों में काम करने का काम किसको दिया गया था? तो दासों को दिया गया था और कुंभकारों को दिया गया था। यहां पे हम एक पॉज ले रहे हैं, फिर आगे चल रहे हैं।